दिस इज़ अनीला शहजाद लाइव और आप देख रहे हैं अपना चैनल ग्लोबल थॉट एंड अवेयरनेस ब्रॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे पैलेस्टाइन की, इसराइल की। ये एक बहुत देरीना क्राइसिस है, मसला है, इशू है जो कि अनरिजॉल्व्ड है। और बहुत दुख की बात ये है कि पूरी इंसानियत के बीचों बीच अगर आप नक्शा देखें दुनिया का, तो सेंटर में ये पड़ता है मिडल ईस्ट, और इसके सेंटर में ये एक ख़ित्ता है जो कि 7 या 8 दिहाइयों से जो है ये ख़ाक और ख़ून का मंज़र पेश कर रहा है। और इंसानियत की एक जो सेक्टर है उसके साथ ऑपरेशन हो रही है, मज़ालिम हो रहे हैं, और एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको पूरी इंसानियत मिल कर के भी रिज़ॉल्व नहीं करवा पा रही। तो बीइंग मुस्लिम्स, बीइंग द मुस्लिम उम्मा, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस इश्यू को रिवाइज़ करते रहें, इसके बारे में बात करते रहें, क्योंकि बात करने से ही कुछ बात बनती है। और जिन चीज़ों को हम भुला देते हैं तो वो उनकी सॉल्यूशंस भी हमारे से बहुत दूर चली जाती हैं। सो वक्तन फ़वक्तन मेरी भी कोशिश होती है कि हम फ़लस्तीन के मसले पे बात करते रहें। तो लेट्स रिवाइज़ अ फ्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द फ़लस्तीन इशू। ये जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है आपके साथ, सबसे पहला नक्शा, ये तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सबको याद होगा कि जब इज़राइल वजूद में नहीं आया था उस वक्त ये फ़लस्तीन कितना बड़ा था और कैसे ये पूरा ख़ित्ता जो ग्रीन कलर में है ये फ़लस्तीन कहलाता था। उसके बाद जब 1947 में फ़लस्तीन इज़राइल जो है वजूद में आया तो कैसे उसने तकरीबन आधा या 44% ऑफ द लैंड जो है वो फ़लस्तीनियों से छीन लिया, और ये वाइट कलर का सारा पैच इज़राइल बन गया। और उसके बाद 1967 वॉर में मज़ीद जो ये गाज़ा की तरफ का लैंड है ये भी ले लिया गया फ़लस्तीनियों से, और वेस्ट बैंक के ऊपर जो गलीली वाला पोर्शन है वो पूरा पोर्शन भी ले लिया गया फ़लस्तीनियों से। और वेस्ट बैंक के अंदर भी काफ़ी जगह पे इनकी इंक्रोचमेंट हो गई। और अब उसके बाद कई और दिहाइयाँ गुजर गई हैं 67 के बाद, और अब आप अगर ये नक्शा देखते हैं तो आपको ये एक टूटा फूटा, ये बिल्कुल जिस तरह होता है ना फटा हुआ, ये एक नक्शा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें साफ पता चल रहा है कि वेस्ट बैंक के अंदर कितनी ज़्यादा इंकर्जन हो चुकी है इजरायलीज़ की। एक और मैप मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ, ये इधर जो कि ये दिखा रहा है कि ये जो वेस्ट बैंक का लैंड है, जो कहने को तो ये वेस्ट बैंक जो है फ़लस्तीन है, मगर इसी वेस्ट बैंक के अंदर ये जो आपको लाइट मूव से कलर का इतना बड़ा पैच दिख रहा है, इसके अंदर सिर्फ ये डार्क ब्राउन और ब्राउन पोर्शंस सिर्फ ऐसे हैं जिनके अंदर वाकई तौर पे फ़लस्तीनियों का कंट्रोल है और उनकी कम्युनिटीज़ या उनके शहर बने हुए हैं। और ये जो लाइट ब्राउन है ये इनकी विलेजेस का एरिया है। और इसके अलावा ये जो सफ़ेद सफ़ेद सा बहुत सारा पोर्शन है जो कि जॉर्डन की तरफ का पूरा इतना चौड़ा स्ट्रिप, और ये सारा, और इसके अंदर अंदर आपको वाइट प्लेचेस जितने भी दिख रहे हैं ये सब के सब इज़राइल के कंट्रोल में है। बहुत सारे तो ये इज़राइली सेटलमेंट्स हैं, और बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसको इज़राइल ने कहा कि ये तो बैरन लैंड है, यहाँ पर तो कोई एग्रीकल्चर भी नहीं हो रहा है, तो खाली लैंड है, तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए, ताकि यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो, तो हम इसका ख्याल रखने के लिए हम इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर भी टोटल इंकर्जन, यानी कि वेस्ट बैंक को कोई भी किसी भी डेफिनेशन के मुताबिक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसके अंदर 50% आप समझ लें कि एरिया ऐसा है जिसमें इज़राइलियों ने अंदर आकर के, यानी इज़राइल से अंदर आकर के उन्होंने इन वेस्ट बैंक के एरियाज़ को के ऊपर कंट्रोल और कब्ज़ा हासिल किया हुआ है। एक और मैप बड़ा इंटरेस्टिंग इसी को दिखा रहा है। ये जो जामनी कलर के पैचेस हैं ये वो सब हैं जहाँ पर इज़राइल की सेटलमेंट्स बनी हुई हैं, यानी उनके मोहल्लात बने हुए हैं, और वो अंदर आकर आप देख रहे हो कि जेरूसलम के करीब और ये इर्द गिर्द और उनके हर तमाम शहरों के इर्द गिर्द और आसपास जो है सेटलमेंट्स बनी हुई हैं यहूदियों की।
और ये खाली सेटलमेंट्स नहीं है। दुख की बात तो ये है कि इन सेटलमेंट्स को की हिफाजत के लिए ये बहुत ऊंची और बड़ी बड़ी और बहुत तवील वॉल्स बनाते हैं, जिनको अपार्थाइड वॉल्स कहा जाता है। और ये वॉल्स जो हैं ये ऐसी होती हैं कि ये दोनों तरफ से जो वेस्ट बैंक के मोहल्ले या शहर हैं उनको काट देती हैं अपने दूसरे इलाकों से। यानी अगर अब वेस्ट बैंक के किसी एक मोहल्ले या एक शहर से किसी सिटीज़न ने दूसरे मोहल्ले या दूसरे शहर में जाना है तो उसको इस वॉल्स क्रॉसिंग को क्रॉस करना पड़ेगा और चेक पोस्ट के ज़रिए उनको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। और चेक पोस्ट में क्या है, चेक पोस्ट जो है वो इजराइल कंट्रोल करता है और वो अपने गन पॉइंट्स पे उनके फ़ौजी वहाँ खड़े होते हैं और वहाँ पर गन पॉइंट पे वो लाइनें बनवा कर फ़लस्तीनियों की जो है चेकिंग करते हैं और कई कई घंटे उन्हें वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। इवन अगर बच्चों ने स्कूल जाना है या किसी ने अपने ऑफिस जाना है या किसी ने अपनी मेहनत मजदूरी के लिए किसी और शहर या देहात में अपनी लैंड पे जाना है तो उनको कई कई घंटे पहले ये अब्यूज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ये फ़लस्तीनियों का एक रोज़मर्रा का ज़िंदगी का मामूल है और ये आपको इस मैप से अच्छी तरह से बखूबी पता चल जाएगा कि इसको, और इसीलिए इस पूरे एरिया को और इस तरह की ये जो साइकोलॉजी और जो ये बना रखा है इजराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर, इस वजह से इस वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक बंतुस्तान भी कहते हैं, क्योंकि बंतुस्तान साउथ अफ्रीका में वो लैंड, उन लैंड्स को कहा जाता था जहाँ पर प्रोविंसेस को एक दूसरे से काट दिया गया था, अलग कर दिया गया था। एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस या एक सिटी से दूसरे सिटी वो लोग नहीं जा सकते थे। तो वो सेम फार्मूला या वो सेम जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ इजराइलियों ने अप्लाई की हुई है। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ भी हम चले जाते हैं। सेटलमेंट्स कितनी हैं इजराइल की वेस्ट बैंक के अंदर? 144 तो वो सेटलमेंट्स हैं जो कि इजराइल गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई हैं कि हाँ ये हमारी सेटलमेंट है। उसके अलावा 100 और उसके अलावा मोहल्लात हैं जिनको वो आउटपोस्ट कहते हैं, यानी उनकी इजाज़त अभी गवर्नमेंट ने यानी सरकारी तौर पे नहीं दी है, लेकिन वो आउटपोस्ट बन चुकी हैं, वो मोहल्लात बन चुके हैं, वो विलेजेस, वो यानी टाउनशिप्स बन चुकी हैं जिसमें इजरायली लोग, यहूदी लोग जो हैं बीचों बीच जाकर यहाँ पर डिफरेंट जगह बनाकर और वहाँ पर रिहाइश पजीर हो गए। सो इस तरह से अगर पूरा देखा जाए तो 4.5 लाख इजरायली बाशिंदे जो हैं वो इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर मुकीम हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक ये सिचुएशन है। इसी सिलसिले में मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताना चाह रही हूँ जो बहुत रीसेंट भी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि ट्रंप का जब एरा आया था तो ट्रंप भी बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल जहनीत का मालिक था और वो चाहता था कि इजराइल को वो बहुत यानी भरपूर तरीके से एम्पावर कर दे और किस तरह ऐसा कुछ करे कि फ़लस्तीनियों का तो नाम और निशान ही मिट जाए और बाकी पीछे रह जाएं सिर्फ यहूदी पॉपुलेशन। तो उसने जो काम किया उनमें से एक काम ये था कि उसने अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, जिसका मकसद ये था कि जो मिडल ईस्ट के जो अरब कंट्रीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि वो उसको एज अ स्टेट तस्लीम कर लें, वो उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम कर लें, वो उसके साथ एम्बेसीज़ बनाने की बातें शुरू कर दें और उनके बीच में आना जाना शुरू हो जाए। तो इस कोशिश के नतीजे में यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स हैं, UAE और बहरीन और मोरक्को, ये 3 ममालिक हैं जिन्होंने उस वक्त नॉर्मलाइजेशन कर ली थी 2020 में इजराइल के साथ। और उसके नतीजे में बिल्कुल इजराइल का ख्याल था कि हम बहुत स्टेबल हो गए हैं और हम जो है अब इस खित्ते में बहुत जो है ना वो पावरफुल होकर के आ जाएंगे। और इसी के नतीजे में एक और कोशिश थी ट्रंप की जिसको डील ऑफ द सेंचुरी कहते थे। डील ऑफ द सेंचुरी के तहत ट्रंप की ये कोशिश थी कि वेस्ट बैंक और गाज़ा जो है फ़लस्तीन, उनके साथ ऐसी कोई डील कर दी जाए कि उनको थोड़ा सा लैंड इर्द गिर्द के इलाके में दे दिया जाए, कहीं पे बंजर इलाका दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि ये जिस तरह से हम आपको ये थोड़ा बहुत लैंड इस वक्त जिस तरह नक्शे में मौजूद है और जिसके अंदर इजराइल की सेटलमेंट्स बहुत सारी अंदर बन चुकी हैं, इसी सूरत में आप फ़लस्तीन को कबूल कर लो और जेरूसलम जो है वो इजराइल के हवाले कर दो। और जो है ये पैचेस के अंदर, मतलब ये मुल्क तो ना हुआ ना, ये जैसे आपको इस नक्शे में दिख रहा है,
इस तरह पैचेस के अंदर तुम अपनी इस टेरिटरी को ले लो तो हम तुम्हें एज अ पैलेस्टीन जो है वो कंट्री तस्लीम कर लेंगे, जो कि बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल था। दो बातें थी इसमें, एक तो ये कि जेरूसलम को इजराइल के हवाले करना ये फ़लस्तीनियों को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था, और दूसरा ये कि इस तरह से टूटा फूटा और ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ ये तो मुल्क था ही नहीं जिसको कि वो कबूल कर लेते। तो उस सिलसिले में मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल बताऊंगी कि इज़राइल के भी हालात जो हैं इस सारे दौर में कुछ इतने अच्छे नहीं रहे। इज़राइल के अंदर भी जो पॉलिटिकल अपहीवल है वो बहुत ज़्यादा चलता रहा है, बल्कि पिछले 4 सालों में 2022 तक नवंबर तक 4 सालों के अंदर 4 या 5 दफ़ा वहाँ पे इलेक्शंस हो गए और कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ नहीं बन सकी। इवन नेतन्याहू जैसे मजबूत जो जिसको समझा जाता है बहुत ही कट्टर यहूदी और बहुत ही मजबूत असाब का जो ये मालिक है, वो भी हुकूमत स्टेबलाइज हुकूमत नहीं बना सका, और यके बाद दीगर जो है ये इनकी हुकूमतें टूटती गईं, और इवेंचुअली अब जाकर के जो 1 जनवरी 2023 से नेतन्याहू ने दोबारा से एक गवर्नमेंट बनाई है, और लेकिन दुख की बात यह है कि उसको ये गवर्नमेंट बनाने के लिए इज़राइल के जो कट्टर यहूदी पार्टीज़ हैं 2-3 उनके साथ उसको अलायंस करनी पड़ी, और उनके साथ अलायंस करने की वजह से जैसे ही नेतन्याहू का ये जो दौरे हुकूमत शुरू हुआ तो इसके साथ ही जो है फ़लस्तीनियों के ऊपर वेस्ट बैंक के अंदर भी और गाज़ा के अंदर भी मज़ीद जो है वो जुल्म और सितम, ऑप्रेशन और अब्यूज़, और ये इसका सिलसिला बहुत तेज़ हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तक कि ऐसा है कि इस साल के अंदर मतलब कोई दिन भी ऐसा नहीं आपकी नज़रों से गुज़रा होगा जिसमें किसी न किसी फ़लस्तीनी को ना मारा गया हो। अभी जितने दिन है उससे ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं इस साल के अंदर। सो ये सिचुएशन है फ़लस्तीन की। इन द एंड मैं आपको इस तरफ लेकर जाना चाह रही हूँ कि चाइना ने रीसेंट दिनों में ऑफ़र किया है इज़राइल को भी और फ़लस्तीन को भी कि हम आपके बीच में जो है वो मीडिएशन करने के लिए तैयार हैं, और आपके बीच में पीस लेकर आने के लिए और कोई ना कोई सलूशन निकालने के लिए हम तैयार हैं। तो वो सलूशन क्या हो सकता है जो कि इज़राइल को भी कबूल हो और फ़लस्तीन को भी कबूल हो। इससे पहले जो 2 सलूशंस हैं जिनकी बात हमेशा होती रही है वो या तो 1 स्टेट सलूशन है और या तो 2 स्टेट सलूशन है, और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये 1 स्टेट सलूशन और 2 स्टेट सलूशन हैं क्या। 1 स्टेट सलूशन का मतलब है कि पूरा इज़राइल और पूरा फ़लस्तीन और गाज़ा सारा मिलाकर एक स्टेट बन जाए, एक कंट्री बन जाए। अब इस सलूशन के ऊपर भी फ़लस्तीनी तो आने के लिए तैयार रहे हैं, काफ़ी ऐसे दौर गुजरे हैं जिसमें उन्होंने कहा चलो ठीक है हम 1 स्टेट बना लेते हैं, लेकिन उसमें इज़राइल को ये प्रॉब्लम होता है कि अगर वो 1 स्टेट बनाएगा तो फ़लस्तीनियों की जो तादाद है अगर वो 5 लाख है और यहूदियों की जो तादाद है अगर वो 9 लाख है, तो उस सूरत में भी फ़लस्तीनियों के पास तकरीबन आधी अगर पॉपुलेशन है तो उनके पास डेमोक्रेटिक राइट बहुत सारे आ जाएंगे, पार्लियामेंट में उनके जो है वो वोट बैंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वो जो है पॉलिसी मेकिंग में उनका जो है वो अमल दखल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लिहाजा बीइंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल स्टेट होते हुए इज़राइल को ये कबूल नहीं है कि वो 1 स्टेट बना दें और जो फ़लस्तीनी जो लोग हैं उनको इक्वल सिटीज़नशिप और इक्वल राइट्स दे दें। और अगर ऐसा होता तो एक और भी इशू हो जाना था कि 3 से 4 लाख जो फ़लस्तीनी इस वक्त रेफ्यूजीज़ हैं जो कि इर्द गिर्द के ममालिक में जॉर्डन में या कोई इजिप्ट में या इधर उधर इस वक्त वो पनाह गुज़ीन है, उनको भी राइट ऑफ रिटर्न मिल जाता बिकॉज़ वो इक्वल सिटीजन्स थे। तो जैसे यहूदियों को राइट ऑफ रिटर्न मिला इस तरह उनको भी राइट ऑफ रिटर्न मिल जाता, और अगर वो भी वापस आ जाते तो फिर तो वो 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाते फौरी तौर पे। तो उस सूरत में तो यहूदी जो हैं वो 1 स्टेट के अंदर माइनॉरिटी बन जाते। तो इसलिए ये सलूशन जो है वो कभी भी इसको सामने नहीं लाया गया और इज़राइल कभी भी इसकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं था। अब दूसरा सलूशन जो है वो 2 स्टेट्स का है
कि जो बचा कुछ लैंड है जो कि फ़लस्तीन, वेस्ट बैंक और गज़ा का लैंड है जो 1967 की वॉर के बाद उनके पास था, तो फ़लस्तीन का ये डिमांड थी कि ठीक है वो जो 1967 तक तुम लोगों ने ले लिया वो तो ले लिया, अब बाकी जो लैंड है उसको खाली करो और वेस्ट बैंक और गाज़ा को मिलाकर हम एक अलग मुल्क बना लेते हैं और तुम लोग बाकी इसराइल को मिलाकर एक अलग मुल्क बना लो। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर वो एक अलग इंडिपेंडेंट मुल्क उसको उनको बनने देंगे तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनेंगी, उसके अंदर उनकी अपनी आर्म फोर्सेस बनेंगी, उसके अंदर उनकी अपनी पुलिस बनेगी, उसके अंदर वो अपनी एक इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आएंगे, दुनिया के ममालिक के साथ वो ट्रेड डील्स करेंगे, अपनी कॉमर्स बनाएंगे और एक उनकी तरक्की का दौर शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ भी इसराइल को कबूल नहीं है, बिकॉज इसराइल का जो ड्रीम है, असल ड्रीम, वो तो एक ग्रेटर इसराइल का ड्रीम है। और आपको पता है जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है वो तो इजिप्ट तक जो फ़ैरोज़ का लैंड है वहाँ तक भी जाता है और यहाँ से ऊपर इराक़ में जो बेबीलोन है वहाँ तक भी जाता है। तो इसलिए इसराइल इस के ऊपर भी कभी भी नहीं आता। और वो सिर्फ एक सलूशन जो ट्रम्प ने बताया था कि ये जो टूटा फूटा और रेज़ा रेज़ा कर कर हमने तुम्हें थोड़े से मोहल्लात और छोटे छोटे शहर दे दिए, इन्हीं को तुम तस्लीम कर लो। तो इसको उस वक्त महमूद अब्बास ने कहा था कि ये डील ऑफ सेंचुरी नहीं है, ये स्लैप ऑफ द सेंचुरी है। और मैं कहती हूँ कि ये ना ही ये वन स्टेट सोल्यूशन है, ना ही ये टू स्टेट सोल्यूशन है, बल्कि ये ज़ीरो स्टेट सोल्यूशन है जिसमें फ़लस्तीनियों का सिरे से ये लोग चाहते हैं कि नामो निशान ही ख़त्म हो जाए। थैंक यू।